दिल्ली में मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज। अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, साथ ही महंगाई पर लगाम लगाने में जुटेगी मोदी कैबिनेट। गृह मंत्रालय ने सुनंदा पुष्कर की मौत की सीबीआई जांच के दिए संकेत। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिए थे सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लाइन पर घटा किराया आज से लागू, 40% तक घटा है किराया। वर्ल्ड बैंक प्रमुख ने गुजरात के विकास मॉडल को सराहा, कहा सुगमता रिपोर्ट गुजरात के आधार पर ही किया जाए तो सुधर सकती है भारत की रैंकिंग। और ग्लासगो में कॉमनवेल्थ खेल आज से शुरू, उद्घाटन परेड में सबसे आगे रहा भारतीय दल, सचिन तेंदुलकर भी थे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट 24/7 और मैं हूं शशांक विक्रम सिंह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे। इस बैठक में नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों को नया मंत्र देंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी बैठक में दिल्ली में सरकार बनाई जाए या दोबारा चुनाव हो। महंगाई और पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन पर भी चर्चा हो सकती है और यह मुद्दा संसद में भी गूंज रहा है, जिसके चलते आज मोदी इस बैठक में इस मसले पर खास कदम उठा सकते हैं। हालांकि दिल्ली के राज्यपाल नजीब जंग पहले ही अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वे दिल्ली में फिर से चुनाव नहीं चाहते हैं। तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय एक बार फिर नजीब जंग से मुलाकात करेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामानुज जुड़ चुके हैं। तो रामानुज, जिस तरीके से इस वक्त जो राजनीति गरमाई हुई है, बीजेपी की बात की जाए या दिल्ली की बात की जाए, तो इसमें क्या कुछ आज के मीटिंग में होने वाला है बीजेपी की तरफ से? शशांक, बता दूं कि जिस तरीके से बात थोड़ी देखा जाए कि क्योंकि अभी सरकार की बात की जाए, दिल्ली के अंदर सरकार नहीं है, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। क्योंकि कैबिनेट आज नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट की बैठक लेंगे 9 बजे और उसमें कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हो सकती है। बात की जाए पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से जितनी बार सीज फायर का उल्लंघन है उसको लेकर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा इस समय। अगर मान लीजिए चुनाव हो जाता है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर या अन्य स्टेटों में भी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसको लेकर महंगाई के ऊपर भी चर्चा की जाएगी कि महंगाई को और किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। देखिए राहुल, ये बात तो समझ में आती है कि महंगाई की बात हो गई, लेकिन अगर हम इस वक्त बात करें तो सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा इस वक्त है वो है आतंकवाद का। अगर मुद्दे की बात करें और अगर दिल्ली के लिहाज से, दिल्ली के दृष्टिकोण से देखें तो अभी 2 दिन पहले ही मुलाकात की थी प्रधानमंत्री से 4 बड़े मंत्रियों ने दिल्ली के मसले पर। तो वहां पे कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा ना। तो ऐसे में आज कितना अहम होने वाला ये मीटिंग जो है? शशांक, बात की जाए जो आतंकवाद की बात कही है वो कई मुद्दा नहीं, वो एक समस्या बन गया है भारत के लिए। और भारत के जिस तरीके से देखा जा रहा है मामला जो है कि बार बार इस तरीके की घटना पाकिस्तान की तरफ से होना शर्मसार कर देती है। पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान कहता है कि पहला सीज फायर होता है सिर्फ इंडिया की तरफ से होता है, भारत की तरफ से होता है। पर आज जो चर्चा है कैबिनेट की बैठक में वो सिर्फ इसी मुद्दे पर होगी कि क्या कुछ किया जाए ताकि ठोस कानून बनाया जाए। और महंगाई की बात की, महंगाई को लेकर इस पर चर्चा हुई क्योंकि इस समय जो विधानसभा चुनाव है, हरियाणा की बात की जाए और बिल्कुल महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई की दृष्टिकोण से बेहद खास है इस वक्त के। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे अगर दिल्ली की ही बात करें, तो दिल्ली के लिहाज से अगर देखें तो आज का जो ये मीटिंग होने वाला है वो कितना अहम है? दिल्ली के लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार बीजेपी के नेता बोलते हैं, कोई कहता है कि बीजेपी में आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, कोई कहता है कि हम सरकार बनाने में सक्षम है, सतीश उपाध्याय कहते हैं हम सरकार नहीं बनाना चाहते। पर बार बार जो नजीब जंग जो एलजी उनकी मुलाकातों का दौर अभी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बात 30 नेतृत्व पर आगे रुक जाती है। अगर पार्टी यानी कि बीजेपी कुछ कहती है उसी की बात में आइए, उसको लेकर भी आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। अच्छा रामानुज, आप ये बताइए कि ठीक है कैबिनेट की आज मीटिंग है, लेकिन क्या इस मीटिंग में जिस तरीके से अभी कुछ कयास लगाए जा रहे थे, कुछ बयानबाजी चल रही थी कि महाराष्ट्र के अगर चुनाव की बात की जाए तो उस चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के बीच हो सकता था, ऐसी मतलब कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ें। ऐसे में जो अभी तत्काल में जो मसला उठा है, अगर हम बात करें जो जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है और उसके साथ साथ सांसद शिवसेना के 11 के 11 सांसद घिर चुके हैं, तो ऐसे में जो ये मसला है कितना अहम है और क्या ये मसला आज की बैठक में उठेगा? बात की जाए महाराष्ट्र
जो है चुनाव पहले जो अलायंस है शिवसेना और बीजेपी काफी पुराना अलायंस है, उसके टूटने में भी दुविधा है। पर यह है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता वहां पर साफ कह रहे हैं कि हम सक्षम है चुनाव लड़ने में अकेले और वहां पर सरकार बनाने में सक्षम, हम सरकार बना सकते हैं, बीजेपी नेता साफ तौर पर ये कह रहे हैं। पर जब तक आला कमानी तय नहीं करते बीजेपी का, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो रामानुज, अभी तक अगर हम बात करें तो रोटी बवाल में किसी भी बीजेपी के नेता का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। तो जो रोटी बवाल जो अभी हुआ है पूरा, ये इसमें किस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी? क्या आज इसके बारे में बात होगी? क्या कोई किसी बीजेपी के नेता की तरफ से कोई बयानबाजी आएगी या नहीं होगा? बात की जाए, ये मुद्दा पूरा जो है एक तरीके कॉम्युनल कर दिया है साफ तौर पर। कि देखा हो कि आपने अगर वो जिस अरशद को जिसको रोटी खिलाई गई थी बीजेपी शिवसेना के सांसदों द्वारा, तो बेचारे द्वारा, अगर वो हिंदू होता तो उससे इतना बवाल नहीं। तो साफ तौर पर कहना था, क्या अगर जिस तरीके से अन्य नेता है अन्य पार्टियों को कम्युनल रंग दे रहे हैं कोई पूरे। ठीक है रामानुज, इस खबर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस वक्त जो आज मीटिंग होने वाली है वो मीटिंग काफ़ी अहम है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें इस वक्त की मीटिंग में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उठने वाले हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है आतंकवाद का। उसके साथ ही साथ दिल्ली में फिर से चुनाव किए जाए या फिर सरकार बनाई जाए, इन सब मुद्दों पर आज मंथन करने वाली है बीजेपी की जो पूरी कैबिनेट है। और साथ में वहां मौजूद रहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले की सीबीआई से जांच कराने की बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्रालय विचार कर रहा है। पिछले दिनों स्वामी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखकर मामले की सीबीआई की देखरेख में एसआईटी से जांच कराने का आग्रह किया था। तो वहीं पत्र के जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की सीबीआई से जांच कराने के बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के आग्रह पर विचार कर रहा है। आपको बता दें, इस साल 17 जनवरी को सुनंदा दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में मृत पाई गई थी। उन्होंने पिछले ही साल अगस्त 2010 में ही शशि थरूर से शादी की थी। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आर.के. रावत जुड़ चुके हैं। रावत, आप हमें बताएं कि जिस तरीके से इस वक्त जो मसला है सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था, उसके बाद अब गृह मंत्रालय की तरफ से बयान आ रहा है कि संकेत दिए जा रहे हैं कि सीबीआई की जो जांच कमेटी है उसको बैठाए। संकेत ठीक है, क्योंकि ये मसला जो है पिछले काफी समय से उलझा हुआ है। इसका मोटिव क्लियर नहीं हो रहा है, मौत के कारण क्या है वो क्लियर नहीं है, इसके अलावा किस कारण से मौत हुई है वो क्लियर नहीं है। बिसरा रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें बिसरा रिपोर्ट में भी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इसके जो मौत के कारण है वो क्या है, क्योंकि ना पॉइजन है और उसकी बॉडी में, और ना ही कोई दूसरा हैंगिंग ये है। लेकिन इसके अलावा जो एंटीमॉर्टम इंजरीज थी उसके बॉडी पे, जो हाथ में थी, गले में थी और पीठ पे थी, तो उसको पुलिस जरूर जो है शक्ति निगाहों से देख रही थी। लेकिन ये ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद भी उन्होंने इसको ये नहीं कहा कि ये जो है मर्डर है। तो इसके पीछे अब ये सीबीआई जब जांच होगी तो उसके पीछे ही मोटिव साफ हो पाएगा कि ये आखिर इसकी मौत का कारण क्या था। ठीक है, आगे ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जिस तरीके से शशि थरूर पहले ही बयान दे चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जो ये पूरा मसला है इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, इस पूरे जो पूरा प्रकरण है इसको क्लोज किया जाए, इसकी रिपोर्ट बंद की जाए। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी बाहर निकल के आए, उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले में जो है सीबीआई को इन्वॉल्व करना चाहिए। उसके बाद जिस तरीके से इस वक्त गृह मंत्रालय की अगर बात की जाए तो उसने संकेत भी दिए हैं कि ये मसले को जो है हम सीबीआई तक रखेंगे। तो ऐसे में इसको हम राजनीति से किस तरह से जोड़ेंगे? देखिए, शशि थरूर के कहने से जांच आगे नहीं बढ़ेगी। जांच की अपनी एक प्रक्रिया होती है, जांच की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो शशि थरूर अगर कहें कि इसकी जांच को तुरंत जो है क्लियर करके इसको बंद कर दिया जाए, तो उनके हिसाब से कानून नहीं चलता। कानून की अपनी प्रावधान है, कानून अपने हिसाब से चलता है। कानून की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से ही जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उस समय इसकी मौत पर संदेह व्यक्त किया गया था, क्योंकि इसकी बॉडी पर एंटीमॉर्टम इंजरीज थी। उसमें भी ये लग रहा था कि इसका कहीं ना कहीं इसका मर्डर हुआ है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज और जो फुटेज जो पुलिस ने वहां खंगाली तो उससे कमरे में आता जाता कोई नहीं दिखा। तो आखिर उसकी मौत के पीछे कारण क्या थे, इसका बिसरा रिपोर्ट भी रख लिया गया था कि, और इसके बाद जब इनका डॉक्टर का बयान आया सुधीर गुप्ता का, तब इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर दबाव था पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज करने का। तो दबाव उन्होंने सीधा नाम जो है गुलाम नबी आजाद और शशि थरूर का लिया।
तो आखिर शशि थरूर और गुलाम नबी आजाद ने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव क्यों डाला? तो इसके पीछे कई कारण है, उसकी इन कारणों की जांच होनी चाहिए। जांच की अपने तरीके से आगे चलती है सीबीआई, अब अगर इसके पीछे जांच करती है तो हो सकता है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो इससे ये बात हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि जो इस वक्त जो पूरा फैसला लिया गया है, इसमें राजनीति से हटकर जिस तरह से डॉक्टर का बयान आया था उसको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय इस तरह का फैसला ले सकती है। बहरहाल आर के, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पच्चीस अगस्त को भारत पाकिस्तान विदेश सचिवों की मुलाकात होगी। इस मुलाकात में दोनों देश के विदेश सचिव कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि वो हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से हुई सीज फायर के मुद्दे को भी उठाएगा। साथ ही इस बातचीत को दोनों ही देश सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें, भारत और पाकिस्तान के सचिव जो है 25 तारीख को इस्लामाबाद में, 25 अगस्त को मिलने वाले हैं इस्लामाबाद में, और इस पूरे मीटिंग को जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन लगातार 16 बार सिर्फ पिछले कुछ दिनों में ही पाकिस्तान कर चुकी है, उसमें एक जवान शहीद भी हो चुका है। ऐसे में बहुत अहम होगा ये जो मुलाकात है, दोनों पाकिस्तान और भारत के जो सचिव मिलेंगे, और इसमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया जाएगा, और संकेत भी दिए गए हैं भारत की ओर से कि वो सीज फायर के मुद्दे को, आतंकवाद के मुद्दे को कठोर तरीके से पेश करेगा और रखने की कोशिश करेगा। इस महंगाई के दौर में दिल्ली वालों के लिए एक सौगात है। ये सौगात लाई है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 40% तक घटाया गया किराया आज से लागू हो गया है। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि संशोधित किराए के मुताबिक इस रूट पर न्यूनतम किराया 20 रुपए होगा, जो पहले 30 रुपए था। साथ ही अधिकतम किराया 100 रुपए होगा, जो पहले 180 रुपए था। यह रूट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से धौला कुआं होते हुए द्वारका सेक्टर 21 तक जाता है। इसीलिए नई दिल्ली स्टेशन से द्वारका सेक्टर 21 तक का किराया अब सिर्फ 100 रुपए होगा, जो पहले 180 रुपए था। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2000 तक के झोपड़ों की कानून को अमली जामा पहनाकर झोपड़े खरीद फरोख्त को मंजूरी दे दी। इतना ही नहीं, इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। गृह निर्माण राज्य मंत्री सचिन अहिर के अनुसार झोपड़ों की खरीद बिक्री के लिए नियम निर्धारित करना जरूरी था। उसके लिए नई नीति बना ली गई है। इसके अंतर्गत झोपड़ों में रहने वालों को स्कूल कॉलेज के प्रवेश से संबंधित कागजात दिखाने पर ही झोपड़ों को कानूनी मान्यता मिल पाएगी। दस्तावेजों की जांच की पड़ताल के लिए महानगर पालिका स्तर पर 3 एडिशनल कमिश्नर और 11 डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस तरह से इस वक्त महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है और उसके बीच तमाम मुद्दे उछल कर आ रहे हैं, और सबसे अहम बात, इस वक्त महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी लिहाज से शिवसेना के विधायक सुभाष देसाई से हमारे संवाददाता अमित सारस्वत ने बात की। आज बात करेंगे उस नेता से जिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपनी पार्टी शिवसेना को सत्ता में लाने की, उनसे बात करेंगे और आने वाले चुनाव के समीकरणों के बारे में जानेंगे। सुभाष देसाई बड़ा नाम है और शिवसेना के मुख्य नाम भी है। सुभाष देसाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, जो महायुति है, इस महायुति में लगता नहीं कहीं ना कहीं महासंग्राम है? बिल्कुल नहीं। ये जो संग्राम दिख रहा है या महासंग्राम जिसे आप कहते हैं, वो मीडिया में बताया जा रहा है। अभी सीटों के बारे में मीडिया ने तो लिस्ट भी प्रिंट कर दी। अब हमारी बातें शुरू नहीं हुई सीटों के बंटवारे को लेकर। हमारी युति आज नहीं है। शिवसेना भाजपा 25 साल से एकत्र काम कर रहे हैं, तो हमारी एक सिस्टम बनी हुई है। चुनाव के पहले दोनों पार्टी के नेता बैठते हैं और जो चुनाव की सीटें हैं उनका जो बंटवारा या जो भी है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उसमें क्या होता है, ये बंटवारा तो पहले हो चुका है और ये सबको मानना होगा कि ये बंटवारा और किसी ने नहीं किया,
स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी, स्वर्गीय प्रमोद महाजन, स्वर्गीय मुंडे जी, इन तीनों ने जो बंटवारा किया है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। बड़ी खूबसूरती के साथ में आपने मीडिया पे ब्लेम किया। एक बात बताइए, 10 साल से आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है, आप सिर्फ टीएमसी तक सीमित है, क्या लगता है क्या वजह है इसकी? दुर्भाग्य केवल हमारा नहीं, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य है। ये सरकार ने किया क्या? 10 साल है, वो 15 साल है वहाँ महाराष्ट्र में, तो 15 साल है, किया क्या? कौन सा वर्ग जनता का खुश है? न महिला खुश है, न किसान खुश है, न बच्चे खुश है, न मजदूर खुश है, विद्यार्थी नाराज़ है, सभी लोगों को नाराज़ की है। तो ऐसे काम करने वाली सरकार ने किया क्या? तो हमें सत्ता नहीं मिली, इसके लिए हम अवश्य हमें दुख होता है, लेकिन जनता के प्रश्न गंभीर हो गए, ये चिंता का विषय है। आपके हिसाब से बहुत बड़े नेता है, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत रिच है, परफेक्ट चीफ मिनिस्टर फिलहाल करंटली कौन आपकी नज़र में? उद्धव ठाकरे। रीजंस क्या है इसके? रीज़न ये कि जनता चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं, बीजेपी चाहती है, बीजेपी भी चाहेंगी, बीजेपी चाहेंगे। जब हम उनसे इस बात में चर्चा करेंगे तो बीजेपी भी चाहेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने खुद को प्रोजेक्ट नहीं किया, उनका तो कहना यह है कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन दूसरे मंत्री बनेंगे, ये इस विषय को महत्व देने की ज़रूरत नहीं। महाराष्ट्र में परिवर्तन होना चाहिए और जनता के हित में काम करने वाली सरकार हमें लानी है, उतना ही वो कहते हैं। पूरे सिंसियरिटी में बताइएगा, एक्स फैक्टर महाराष्ट्र कहा जाता है राज ठाकरे को, सच में आने वाले इलेक्शंस में कितने बड़े पॉलिटिकल प्लेयर? एक्स फैक्टर 2009 के चुनाव में ज़रूर देखा गया कि उनके चलते हमारे उस वक्त मुंबई के लोकसभा के उम्मीदवार नहीं आए और विधानसभा में भी नुकसान हुआ शिवसेना को, बीजेपी को 2009 में। 2014 में स्थिति पलट गई, अब वो फैक्टर रहा नहीं। अब तो उनके लोग लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए राज ठाकरे को कहना पड़ा कि मैं उम्मीदवार होगा। रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई को इंटरनेशनल सिटी कहा जाता है। आपकी सरकार सेंटर में रेल बजट में रेलवे के लिए, मुंबई लोकल के लिए ज़ीरो, कुछ नहीं। आप रिप्रेजेंट करते हो शिवसेना महाराष्ट्र को, कहीं ना कहीं लगता है कि सेटबैक है? नहीं, सेटबैक नहीं, कुछ समय तो देना चाहिए ना। इस बजट में नहीं हुआ इसलिए कि हमेशा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आप कमिटमेंट देते होगा? बिल्कुल। आने वाले चुनाव में विधानसभा में कितनी सीटें भगवा रंग की होगी? सीधा जवाब दे सही साहब। हाँ, 150 प्लस। किस बेसिस पे बोल रहे हैं आप? मोदी फैक्टर, उद्धव फैक्टर? दोनों या आपका फैक्टर? दो फैक्टर है, मोदी फैक्टर है, उद्धव फैक्टर है, शिवसेना भाजपा महायुति का फैक्टर है। और कांग्रेस राष्ट्रवादी को लोगों ने पूरी तरह से नकारा दिया है, अभी उनको कोई मौका ही नहीं है। आप मीडिया से खफा है देसाई साहब? कभी कभी जब कोई झूठी बातों को बढ़ावा दिया जाता है, सम सेक्शन नहीं कुछ सेक्शन ऑफ प्रेस नॉन इशू को इशू बनाया जाता है। राणे राज ऐसे जो इनफेक्टिव है और जिनका कोई भवितव्य नहीं है, ऐसी बातों को बहुत ही उनके इश्यूज़ को बड़ा बनाया गया। ऐसी कभी बातें होती है तो ज़रूर मैं नाराज़ होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए देसाई साहब, जिन्होंने अच्छे तरीके से कहा कि राज ठाकरे और नारायण राणे को कोई भी फैक्टर नहीं इस इलेक्शंस पे, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बिल्कुल बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश गौड़ के साथ अमित सारस्वत, रिपोर्टर 24/7। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई के फिल्मी नगरी तक पहुंचने वाले बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन, फिल्म अभिनेता राजपाल यादव, जिनका नाम लेने से ही लोगों के मन में हंसी के गुब्बारे फूटने लगते हैं, ऐसे ही मशहूर अभिनेता से हमारे संवाददाता रितेश पाठक ने बातचीत की। आज हम आपको फिल्म जगत की एक महान ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिसका नाम जेहन में आते ही लोगों को गुदगुदी होने लगती है। एक ऐसी महान बॉलीवुड की शख्सियत राजपाल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजपाल जी, रिपोर्टर 24/7 में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। हम आपसे कुछ अनसुलझे ज़िंदगी के पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आपका दिल्ली से मुंबई तक का जीरो से हीरो तक का सफ़र कैसा रहा? हीरो तो खैर मैं अभी भी नहीं, मैं ज़ीरो ही मानता हूँ। ज़ीरो में जो कुछ भी मिला वो सब बोनस है। हमारी यात्रा शुरू हुई थी शाहजहाँपुर से, ग्रेजुएशन किया उस समय
थिएटर करता था शाहजहाँपुर में, कोरोनेशन आर्ट थिएटर में। और उसके बाद लखनऊ, फिर ग्रेजुएशन करने के बाद लखनऊ 2 साल का डिप्लोमा करने का मौका मिल गया भारतीय नाट्य अकादमी में। भारतीय नाट्य अकादमी के बाद में जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में मौका मिल गया 3 साल पढ़ने का। और फिर 3 साल वहाँ पढ़ाई करने के बाद मुंबई आया तो कुछ सीरियल्स में मौका मिला। उसके बाद में एक सीन फिर फिल्म में शुरू हुआ, शूल। राम गोपाल वर्मा जी ने देखी, उनको एक सीन बड़ा अच्छा लगा तो उन्होंने जंगल में मौका दे दिया। और ऐसे मौके पाते पाते मौके यहाँ तक आ गए। राजपाल जी, निजी ज़िंदगी की बात की जाए तो आपने शाहजहाँपुर से ग्रेजुएशन किया, दिल्ली में फिल्म एकेडमी से ट्रेनिंग ली, लखनऊ में काफ़ी वक्त गुजारा, इसके बाद आप मुंबई में एक अपना बॉलीवुड में मुकाम तक, एक शिखर मुकाम तक पहुँचे। तो जो दूर दराज, जो छोटे शहरों, छोटे कस्बे से लोग फिल्म जगत में अपना नाम शोहरत कमाने के लिए मुंबई आ रहे हैं और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको आप क्या नसीहत देना चाहेंगे नए कलाकारों को? देखो, नसीहत तो पाठक साहब मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ना एक्टर हूँ, ना हीरो हूँ, ना स्टार हूँ। मार्गदर्शन तो आप दे ही सकते हैं। लेकिन कला का विद्यार्थी हूँ और कला के कई रूप हैं। बोलते हैं ख्वाहिशों के काफिले भी बड़े अजीब होते हैं, ये गुजरते वहीं से हैं जहाँ रास्ते नहीं होते हैं, रास्ते बनाने पड़ते हैं। और कोई नहीं, जिसकी किस्मत में जो है, आप अपनी तरफ से एफर्ट करते चले जाइए, बेस्ट कीजिए, ऊपर वाले ने आपके लिए जो बेस्ट सोचा होगा वो मिलेगा। बात की जाए बॉलीवुड के अभिनेताओं की तो आपने अक्षय जी के साथ ज़्यादा फिल्मों किया है, तो अक्षय कुमार का जो है आपके लाइफ में या फिल्मों में कितना सपोर्ट रहा और आपने उनसे क्या सीखा और उनके लिए पर्सनल आपके विचार क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सपोर्ट तो हमारे माता पिता का रहा, हमारे गुरुजी का रहा और ईश्वर का रहा। सपोर्ट मैं दुनिया में किसी के आदमी को नहीं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि सपोर्ट उससे होता है जो दिशा दे आपको, और दिशा आपको किसने दी? आपके माता पिता ने दी, फिर आपके संस्कार और आपके गुरुजी ने आपको कि बेटा ये रियल लाइफ है, ये रील लाइफ है। तो उसमें आचरण, व्यवहार, संस्कार, आपका कर्मठता, आपकी जो भी है, तो वो जितना भी श्रेय, उसका कर्ज 100 जन्मों तक भी नहीं चुका सकता। तो एक गॉड, गुरुजी और माता पिता। हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता आपकी फैंस हैं और काफ़ी नौजवान युवा हैं कि जो आपको फॉलो करते हैं और उन निजी ज़िंदगी में उनको जो भी गम होता है, आपके फिल्मों के जरिए उन्हें काफ़ी एनर्जी और कुछ जो है दर्द बांटने का मौका मिलता है। तो आप एक करोड़ों नौजवानों को और दर्शकों को, अपने फैंस को चलते चलते क्या संदेश देना चाहिए? ये शेयर करना चाहता हूँ कि बचपन में मुझे याद है कि मैं कक्षा 3 में था और उस समय एक डायरी पढ़ी थी। तो उसमें डायरी में जो अपन बनाते हैं, उसमें हर पन्ने पे एक स्लोगन लिखा रहता था कि आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है। वो 3 शब्द ढूंढते ढूंढते, उनका मीनिंग समझते समझते, उनको फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गया हूँ। घर हो, चाहे परिवार हो, समाज हो, चाहे किसी को हमसे परेशानी हो या हमें किसी से परेशानी हो, लेकिन अपनी तरफ से हमेशा प्यार बांटने की कोशिश की। तो बोलते हैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ हार्ड वर्क एंड फुल ऑफ लव, लाइफ विल बी रॉक, डोंट वरी एट ऑल। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड की महान शख्सियत राजपाल यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सफलता के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो कड़ी मेहनत, और इसमें सबसे अहम रोल होता है आत्मविश्वास का। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। साथ ही साथ इन्होंने भी कहा है कि इनके जीवन में सबसे अहम स्थान रखने वाले इनके प्रथम गुरु माता पिता हैं। साथ ही साथ इन्होंने हमें जो है रिपोर्टर 24x7 को काफ़ी दर्शकों को जो है काफ़ी जो है अपने अनुभव शेयर किए। इसके लिए रिपोर्टर 24 इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। हम अगली बार फिर आपको अगले शख्सियत से रूबरू कराएंगे। कैमरा पर्सन राकेश गौड़ के साथ रितेश पाठक, 24 रिपोर्टर x7 मुंबई। रिपोर्ट 24/7 के साथ नमस्कार।